स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम 12th अर्थशास्त्र का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थशास्त्र की किस केंद्रीय समस्या का हल है? ए, क्या उत्पादन किया जाए? बी, कैसे उत्पादन किया जाए? सी, किसके लिए उत्पादन किया जाए? और डी, ए एवं सी दोनों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन जो है वो अर्थव्यवस्था किस केंद्र से मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाए। यह जो है प्रश्न संख्या 2, मुद्रा की पूर्ति यथावत रहने पर यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो ए, कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी। बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। सी, ब्याज की दर में कमी हो जाएगी। और डी, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्न में से किससे चालू खाता बनता है? ए, व्यापार संतुलन। बी, विदेशी परिसंपत्तियां। सी, अदृश्यों का संतुलन। और डी, विशेष आहरण अधिकार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदृश्यों का संतुलन। इससे भुगतान संतुलन में चालू खाता का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन परिवर्ती आगत नहीं है? ए, श्रमिक। बी, मशीन। सी, कच्चा माल। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक। श्रमिक जो है वो परिवर्ती आगत में सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में से किसे लाभ होता है? ए, उपभोक्ता। बी, पेंशन भोगी को। सी, ऋणदाता को। और डी, कृषक को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणदाता को। मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है इसका लाभ जो है वो ऋणदाता को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा आपूर्ति की माप एम में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? ए, जनता के पास नकद मुद्रा। बी, डाक खानों की मांग जमा। सी, बैंकों की मांग जमा। और डी, बैंकों की सावधि जमा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाक खानों की मांग जमा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है? ए, शाख विस्तार। बी, सस्ती मुद्रा नीति। सी, नियंत्रित मुद्रा विस्तार। और डी, शाख नियंत्रण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित मुद्रा विस्तार। यह भारत में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है। क्वेश्चन नंबर 8, वाणिज्यिक बैंक के दायित्व हैं? ए, समय जमा। बी, प्रतिभूतियों का धारण। सी, मांग जमा। और डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभूतियों का धारण। ये वाणिज्यिक बैंक के दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में तृतीयक क्षेत्र में शामिल है? ए, व्यापार एवं परिवहन। बी, वित्त एवं वास्तविक संपदा। सी, वानिकी एवं मत्स्य की। और डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त एवं वास्तविक संपदा। यहाँ पे इसका अर्थ होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य है? ए, सभी नोट व सिक्का जारी रखना। बी, सभी नोट व सिक्के वितरित करना। डी, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। और डी, इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ध्यान देंगे सभी नोट व सिक्के तो ये सभी जारी करते हैं, लेकिन 1 रुपए के जो सिक्के होते हैं, 1 रुपए के नोट, ये जो है आपको आरबीआई जारी नहीं करता है। इसके अलावा सभी प्रकार के सिक्के और नोट जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा निर्गत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है? ए, व्यक्तिगत स्तर उत्पादन स्तर। बी, व्यक्तिगत आय। सी, व्यक्तिगत कीमतें। और डी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय तथा कीमतों का स्तर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से प्राथमिक घाटे का सही आकलन किस प्रकार होता है? ए, बजट घाटा घटाओ ब्याज अदायगियां। बी, बजट घाटा प्लस ब्याज अदायगियां। सी, राजकोष घाटा।
घटाओ ब्याज अदायगियों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ये प्राथमिक घाटे जो है इनका सही आकलन करने के लिए हम राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगियों को घटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के आकलन में नहीं लिया जा सकता है? ए, स्त्रियों के गृह सेवा कार्य सेवाओं के मूल्य को, बी, छोटे किसानों द्वारा स्व उपभोग के लिए उगाई गई फसल के मूल्य को, सी, अर्जित परंतु उद्घोषित आय को और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जित परंतु उद्घोषित आय को। इसे जो है राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन के विषय में क्या सही है? ए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है। उत्पादन तकनीक में आय सुधार से मांग में परिवर्तन होता है। सी, उत्पादन प्रक्रिया में आगतों की कीमतों में वृद्धि मांग में परिवर्तन कर देती है। और डी, उपभोक्ताओं की रुचियों में बदलाव मांग में परिवर्तन कर देता है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न कह रहा है कि मांग में परिवर्तन के लिए क्या सही है? तो इसके लिए सही उत्तर है उपभोक्ताओं की रुचियों में बदलाव मांग में परिवर्तन कर देता है। उसके अलावा उपभोक्ता के आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो जाती है। तो इसके विषय में ये भी सही है। और उत्पादन तकनीक में आय सुधार में मांग में परिवर्तन होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो सही है, तो इसके लिए एक नया ऑप्शन हो सकता है, यानी कि इसमें जो है आपको रखना होगा कि उपरोक्त सभी जो है वो इस क्वेश्चन में सही होंगे, सही सभी प्रश्नों सभी विकल्पों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा। ध्यान देंगे, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यह भारत का सबसे शीर्ष बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बेरोजगारी के मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा माप NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रचलित मासिक स्तर। ये जो है बेरोजगारी मापन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक क्रिया में आय का सृजन होता है। ए, आय सृजित नहीं करती है। बी, सदैव आर्थिक क्रिया का सृजन करती है। सी, ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ए एवं बी दोनों। आर्थिक क्रिया में आय का सृजन जो है वो इन दोनों के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक क्रिया का संबंध है। ए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। बी, सीमित साधनों के उपयोग के लिए। डी, ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, क्योंकि आर्थिक क्रिया का संबंध जो है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी है और सीमित साधनों के उपयोग से भी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य लाभ के संदर्भ में कौन कथन सही है? ए, यह फर्मों का न्यूनतम अपेक्षित लाभ है। बी, यह अवसर लागत के बराबर होता है। सी, सामान्य लाभ घटाव स्पष्ट लागत जोड़ अवसर लागत। डी, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी सामान्य लाभ के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोग क्रिया के प्रमुख उदाहरण है। ए, भोजन करना। बी, कपड़ा पहनना। सी, सेब खाना। और डी, इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी सही उत्तर हो जाए, क्योंकि ये सभी उपभोग क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु कीमत निर्धारण का संबंध किन बाजारों से है? ए, पूर्ण प्रतियोगिता। बी, एकाधिकार। सी, अपूर्ण प्रतियोगिता। और डी, इनमें सभी। तो वस्तु कीमत निर्धारण का संबंध जो है वो इनमें सभी से है, क्योंकि इन सभी में ही वस्तु का कीमत निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, साधन कीमत का निर्धारण का संबंध। ए, की श्रम की कीमत। बी, पूंजी की कीमत। सी, उद्यमी का पुरस्कार। और डी, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 23, कपड़े सिलने की सिलाई मशीन किसका उदाहरण है? ए, निवेश का। बी, उत्पादन का। सी, विनियोग का। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निवेश का। निवेश को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का यह उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, रेगनर फ्रिश किस देश का अर्थशास्त्री थे? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रेगनर फ्रिश कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ए, स्वीडन के। बी, ब्रिटेन के। सी, नॉर्वे के। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे के। रेगनर फ्रिश जो थे वो नॉर्वे के निवासी थे।
यानी वहां के अर्थशास्त्री थे। निम्न में कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है? ए एडम स्मिथ, बी जेविशे, सी वाकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की जगह होगा इनमें सभी। इनमें सभी, क्योंकि ये सभी जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कम उपयोगी वस्तु से अधिक उपयोगी वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ए भोग, बी उत्पादन, सी विनिमय और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विनिमय, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्व के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए लोक व्यय, बी लोक आय, सी लोक ऋण और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 28, क्या होना चाहिए का संबंध किससे है? ए आदर्श विज्ञान से, बी आदर्शात्मक विज्ञान से, सी इनमें से कला के रूप में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आदर्श विज्ञान से। आदर्श विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? ए विदेशी ऋण, बी प्रत्यक्ष विदेशी ऋण, सी निजी पोषित धन, डी पोर्टफोलियो निवेश। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष विदेशी ऋण। ये पूंजीगत लेखा की रचना करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है और डी श्रमिकों का उत्पादकता नीची है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रमिकों की सीमांत उपयोगिता उत्पादकता शून्य है, यानी कि यहाँ पे काम तो हो रहा है लेकिन उत्पादकता में कोई भी वृद्धि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 31, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्न में कौन सी थी? ए नरसिम्हन समिति, बी चलैया समिति, सी गाडगिल समिति और डी केलकर समिति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चलैया समिति। चलैया समिति जो है वो कर संचालन के कर संरचना की सुधार के लिए गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस लागत और मूल्य पर की जाती है? ए बाजार लागत और स्थिर मूल्यों पर, बी साधन लागत और चालू मूल्यों पर, सी बाजार लागत और चालू मूल्यों पर और डी साधन लागत और स्थिर मूल्यों पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी साधन लागत और स्थिर मूल्यों पर हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आय की। क्वेश्चन नंबर 33, अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? ए सरकारी क्षेत्रक, बी ब्राहा क्षेत्रक, सी उत्पादक क्षेत्रक और डी पारिवारिक क्षेत्रक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य जो है वह उत्पादन क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 34, मुद्रास्फीति के बढ़ने पर सरकार की कर वसूली पर कैसे प्रभाव पड़ता है? ए कर वसूली घट जाती है, बी कर वसूली अप्रभावित रहती है, सी कर वसूली बढ़ जाती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर वसूली बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, ड्राफ्ट क्या है? ए साख प्रपत्र है, बी भुगतान करने का आदेश है, सी चेक द्वारा पैसा देने का आदेश है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साख प्रपत्र है। यह जो है ड्राफ्ट को हम कहते हैं साख प्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 36, बॉन्ड क्या है? ए निवेश करने का माध्यम है, बी एक कानूनी समझौता है, सी निवेश है और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक कानूनी समझौता है। क्वेश्चन नंबर 37, संतुलन स्थिर बिंदु क्या है? ए शून्य लाभ होता है, बी सिर्फ लाभ होता है, सी सिर्फ हानि होता है और डी इनमें सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शून्य लाभ होता है। संतुलन स्थिर जो है यह शून्य लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सोना, भू संपत्ति, मकान एवं बंध पत्र मुद्रा का कार्य क्यों नहीं कर सकते?